मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। सर, सबको प्रेजेंटेशन नजर आ रही? जी, प्रेजेंट हो रही है अहमद भाई। और अच्छा जी। वो एक पार्टिसिपेंट का मैसेज आया था कि आवाज़ कम आ रही थी, तो काइंडली उसका बस देख लीजिएगा। चले, मैं थोड़ा सा ऊंचा बोलूंगा। जी जी। मैं अभी आपके चैट बॉक्स नहीं देख सकूंगा, सो जो भी क्वेश्चन होंगे वो एट द एंड हम कर लेंगे। वो मैं जो देखता रहूँगा। और चैट बॉक्स वैसे मैं बंद कर दूंगा प्रेजेंटेशन के दौरान। एंड पे जिसके क्वेश्चन होंगे वो चाहे चैट बॉक्स में चाहे इधर पूछ लेगा। सही। चलो, वैसे चैट ऑन ही रखना, इन द केस काफी लोग मैसेज कर देते हैं, बंद ओके। कर देते हैं। ओके जी। अच्छा जी। सो बेसिकली आज प्रेजेंटेशन और जो वेबिनार का टॉपिक है वो मास्टर स्टडी के बारे में और मेरी क्यूरी स्कॉलरशिप है। मास्टर स्टडीज जो सी हैं, उसमें स्पेसिफिकली जो मैं फोकस कर रहा हूँ, 3 कंट्रीज हैं। अच्छा, उसमें जर्मनी है, नॉर्वे है और इटली है। और थोड़ा सा, बल्कि मैं काफ़ी ज़्यादा फोकस पीएचडी पे भी करूँगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो से काफ़ी मास्टर कैंडिडेट्स मुझे कह रहे थे कि थोड़ा सा पीएचडी पे भी फोकस करिएगा। और अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, आप सबको पता है मैं युवा से हूँ। सो मैंने युवा से बैचलर किया बायोटेक्नोलॉजी में। उसके बाद मैं इटली चला गया था मास्टर करने, और जो मेरा मास्टर था वो फूड बायोटेक्नोलॉजी में था। और जो मेरा थीसिस है मास्टर का, वो मैंने नॉर्वे में किया। सो एनएमबी यूनिवर्सिटी है। इटली में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ थी, और मैं एक्सीलेंस स्कॉलरशिप पे गया था। थोड़ा सा मैं इसकी जो डिटेल है वो जब हम इटली की स्कॉलरशिप डिस्कस करेंगे तो उसमें भी बता दूंगा। अच्छा, उसके अलावा अब आजकल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मैरी क्यूरी पीएचडी कैंडिडेट हूँ, जो कि यूरोप की जैसे कि फुल ब्राइट और बाकी स्कॉलरशिप्स हैं, काइंड ऑफ वन ऑफ द प्रेस्टिजियस पीएचडीज इन यूरोप। और मेरा जो टॉपिक ऑफ रिसर्च है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड फंगल एंड माइक्रोबियल इकोसिस्टम को अंडरस्टैंड करने चीज। यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा से मेरी पीएचडी एसोसिएटेड है, लेकिन जो रिसर्च इंस्टीट्यूट और अदर यूनिवर्सिटीज जो अफिलिएटेड हैं वो नीट्स और केयू लोकल है। इसकी डिटेल भी मैं थोड़ी सी पीएचडी सेक्टर में जाके बताऊंगा कि भाई पीएचडी इस मेरे प्रोजेक्ट में तीन तीन इंस्टीट्यूशन क्यों फॉलो अप हुए हुए हैं। तो थोड़ा सा मैं इसकी डिस्कशन जो सी ना वो आगे करूंगा। आज का जो सा हमारा एजेंडा क्या है, हमने क्या क्या डिस्कस करना है। डिस्कशन में सबसे पहले जो चीज़ आ रही है वो एजुकेशन बैकग्राउंड, जो मैंने बता दिया सर। उसके बाद मास्टर एप्लीकेशन प्रोसेस, और ये प्रोसेस जो से हैं वो सारे जो उनसे इटली, जर्मनी, नॉर्वे, और ये जितने भी प्रोसेसेस मैं आपको बता रहा हूँ वो टोटली हर हर प्रोसेस हर यूनिवर्सिटी और हर कंट्री को फॉलो अप करते हैं। कुछ छोटी छोटी चेंजेस हैं हर यूनिवर्सिटीज की, हर डिग्री की, जो कि आपको फुलफिल करनी होती है अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। उसके बाद पीएचडी एप्लीकेशन प्रोसेस है, मैरी क्यूरी का थोड़ा सा बता दूंगा। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस पर मेरा दिल है कि मैं सबसे ज़्यादा फोकस करूँ, वो डॉक्यूमेंट्स है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तानी हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल होता है कि भाई कवर लेटर कैसे लिख रहे हैं, लेटर ऑफ मोटिवेशन, रिकमेंडेशन लेटर या रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल पे आज मैं फोकस नहीं करूंगा क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। सो बेसिकली जो तीन चीज़ें हम उस पर फोकस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो मास्टर एप्लीकेशन का प्रोसेस है, जो सबसे पहले पाकिस्तानियों को और हर आदमी को, बल्कि पाकिस्तानी फोकस नहीं करना चाहिए, हर कैंडिडेट को क्या चाहिए कि वो सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट हम कैसे डिसाइड करें। वैसे स्लाइड ब्लर नहीं है एज सच, लेकिन अच्छा, सबसे पहले हमें जो डिसाइड करने के सब्जेक्ट क्या है।
फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल को देख के चलता हूँ, मेरा बायोटेक्नोलॉजी था, मैं उसके आगे डिफाइन करना चाह रहा था कि मैं किस सब्जेक्ट को लेकर चलूँ, और उस बायोटेक्नोलॉजी में काफी सब्जेक्ट आते हैं। द सेम केस विद डीवीएम। डीवीएम में बहुत ज्यादा फील्ड्स आती हैं, एपिडेमोलॉजी आ सकती है, आप सर्जरी कर सकते हो, अप्लाइड साइंस कर सकते हो, एनिमल फीड कर सकते हो। सो ये डिफाइन आपको करना है कि आपने कौन से सब्जेक्ट में जाना है। लोग जो उनसे विदाउट एनी सब्जेक्ट, विदाउट एनी रिसर्च कहते हैं कि हम इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है सच। पहले आपको सब्जेक्ट, उसकी फ्यूचर एस्पेक्ट, कंटेंट, और क्या रिसर्च हो रही है उसके अंदर, या फिर सारी चीजें पता होनी चाहिए। देन आप ये प्रेपरेशन करें लिस्ट, यूनिवर्सिटी की लिस्ट की, क्या यूनिवर्सिटी हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं स्पेसिफिक कंट्री में। इटली में एक अलग से एरिया है यूनिवर्सिटी का, उसको कैसे करना है वो आपको मैं बता दूंगा थोड़ी देर में, कि कैसे हम यूनिवर्सिटी की लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद आफ्टर दैट आपको सब्जेक्ट का पता लग गया, यूनिवर्सिटी की लिस्टिंग होगी, आपने बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिपेयर करने हैं। लेटर मोटिवेशन हो गया, रिकमेंडेशन लेटर हो गया, आप प्रोफेसर को जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और आपको वो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बना के दे सकते हैं। सीवी हो गया। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं जो कहूँगा सब्जेक्ट के बाद, वो आपका आता है आर्ट्स। हम जितने भी युवास के लोग हैं कहते हैं भाई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे चीजें चल जाती हैं, कोई मसला नहीं है, कोई बिल्कुल भी इशू नहीं है एज सच। लेकिन वैसे आर्ट्स करना लाजमी है। रिकॉर्डिंग वाई? जब आप वीजा प्रोसेसिंग करते हो तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज वीजा के डॉक्यूमेंट्स में वो आइट्स होती है, क्योंकि उन्हें एक लैंग्वेज मीडियम चाहिए होता है, सर्टिफिकेशन चाहिए होती है, और वो आइट्स की फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है। और आफ्टर दैट इन सब लिस्टिंग बनाने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, डेडलाइन, एडमिशन डेडलाइन या स्कॉलरशिप डेडलाइन। लोग सर्च कर लेते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता अप्लाई कब करना है। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ इटली, इटली की दो एप्लीकेशन प्रोसेस ओपन होते हैं और वो फॉलो अप होते हैं। पहला जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है जनवरी से लेकर मार्च तक, अप्रैल, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। उसके बाद जो सीट्स अवेलेबल होती हैं उसी मास्टर डिग्री में, आप उसको फॉलो अप करते हो जून से अगस्त तक। एप्लीकेशन सबमिशन, आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए हैं, वो जो हमने पहले स्टेप में आइडेंटिफाई किए, उसको फिल आउट करना है, सबमिट करना है। और कुछ यूनिवर्सिटीज की फीस होती है, इटली में भी है, जर्मनी में भी है, नेदरलैंड में भी है, फ्रांस में भी है, पोर्तुगल में भी है। हर यूनिवर्सिटी हर सब्जेक्ट की कुछ ना कुछ फी होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज विदाउट एप्लीकेशन फी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करती हैं। फॉर एग्जांपल जर्मनी की काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन जर्मनी में ही कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी है। नॉर्वे में बिल्कुल भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं। सो इट लिटरली डिपेंड्स कि आप कौन से कंट्री, कौन से यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें और कौन से सब्जेक्ट। आफ्टर दैट आपकी इंटरव्यू लिस्टिंग लगती है कि भाई कौन सा स्टूडेंट जो है वो इंटरव्यू के लिए एक्सेप्ट हुआ है। या कुछ में ऐसा होता है कि वो पहले एक टेस्ट ले लेते हैं जो कि रिक्वायर्ड होता है कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज के लिए, और उसके बाद वो कहते हैं कि भाई आप इंटरव्यू पे आ जाएं। और इंटरव्यू में बेसिकली जो पूछी जाती हैं चीज़ें, मैं थोड़ा सा इसको फोकस करूंगा पीएचडी के इंटरव्यू वगैरह में भी, लेकिन अभी बेसिक जो इंटरव्यू होता है मास्टर कैंडिडेट्स के लिए, वो यही होता है कि आपकी मोटिवेशन क्या है, व्हाई यू अप्लाइड इन स्पेसिफिक दिस स्पेसिफिक कोर्स। और उसके अलावा जो आपने मोटिवेशन लेटर लिखा होता है या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, स्टूडेंट्स उसको पढ़ के ही नहीं जाते हैं। तो वो कैसे, आपने क्या लिखा है, क्यों लिखा है, उसकी आपने रीजनिंग देनी होती है, और आपको फील्ड का नॉलेज क्या है। तो ये इंटरव्यू के बेसिक क्वेश्चंस हैं, अलॉन्ग विद इंट्रोडक्शन पार्ट। आफ्टर दैट रिजल्ट अनाउंसमेंट होती है, इंटरव्यू के 15 से 20 दिन के बाद रिजल्ट अनाउंसमेंट हो जाती है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज आफ्टर रिजल्ट अनाउंस करने के बाद वो कंफर्म करती हैं कि आप कुछ एनरोलमेंट फी दें ताकि आपकी कंफर्मेशन हो जाए, ताकि उन्हें पता लग जाए कि भाई कितने स्टूडेंट्स हमारी यूनिवर्सिटी या किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आ रहे हैं। आफ्टर कंफर्मेशन आप स्कॉलरशिप के एडमिशन के लिए, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, और ये स्कॉलरशिप की रेंज बहुत डाइवर्स है। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ी सी एग्जांपल देता चलूँ,
चलें हम हॉलैंड की एग्जांपल लेते हैं। हॉलैंड के लिए ये है कि कंडीशनल लेटर होना लाजमी है, और कंडीशनल लेटर कब मिलता है? आफ्टर द इंटरव्यू। सेम केस विद इटली। इटली की कुछ स्कॉलरशिप ऐसे हैं जहाँ पे आपको खुद नहीं अप्लाई करना, अब विदाउट एप्लीकेशन आप स्कॉलरशिप के लिए एक्सेप्ट हो सकते हो। थोड़ा सा मैं डिटेल आगे बताऊंगा। इसी तरह हंगरी में, अब फॉर एग्जांपल हंगरी में आपको एप्लीकेशन और स्कॉलरशिप इकट्ठे ही अप्लाई करना, उसकी कोई सेपरेट डेडलाइन नहीं होती। सो इट वेरीज अ लॉट कि आप कौन सी स्कॉलरशिप, कौन सी एप्लीकेशन एडमिशन के लिए अप्लाई करें। आफ्टरवर्ड ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये मैंने जो मेरा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है आज, टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, जर्मनी, इटली और नॉर्वे, उसको देख के मैंने लिखे हैं कि एडमिशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बेसिकली एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट और जो डिग्रीज हैं, जो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी बेस पे कंडीशनल लेटर आपको मिलता है। और ये डॉक्टर अहमद ने लास्ट वेबिनार में, इसी वेबिनार में बताया था कि होप सर्टिफिकेट की बेस पे आप कर सकते हैं, या अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है शायद, उसकी बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास एकेडमिक डिग्रीज होनी चाहिए या ट्रांसक्रिप्ट। उसके बाद सीवी प्रेफर की जाती है यूरोपास, लेकिन उसके अलावा अगर आप खुद भी कर सकते हो, कोई अपना आपका अपना फॉर्मेट है जिसमें पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो कि मैं आगे डिफाइन करूंगा, तो आप वो भी सबमिट कर सकते हो। पर्सनल स्टेटमेंट, लेटर ऑफ मोटिवेशन, कवर लेटर, इट लिटिल डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट या यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, और ये स्पेसिफिकली आपके रेफरर से मिलता है, आपके प्रोफेसर्स हो गए, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, या किसी और एज ए इंटर्नी आप काम कर रहे हैं तो आप उससे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले सकते हैं। पासपोर्ट और आयल्स। आयल्स हो जाए, टॉफल हो जाए, सॉरी मैं टॉफल नहीं लिख सका क्योंकि मैंने आयल्स किया था, तो मैं थोड़ा सा आयल्स की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हूँ। टॉफल हो जाए, आयल्स हो जाए, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। स्कॉलरशिप, जो बेसिकली पाकिस्तान क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है, तो जो फोकस है वो ये कि भाई हम कोई डेवलपिंग कंट्री की स्कॉलरशिप दें। और जर्मनी में ऐसे स्कॉलरशिप नहीं होती, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिक एरियाज डिफाइन किए हैं, लाइक फॉरेन अफेयर्स है, पब्लिक पॉलिसीज हैं, गवर्नेंस है पाकिस्तान की के लिए, और वो इन एरियाज में स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। लेकिन वो उनकी रिक्वायरमेंट भी ये है कि आपके पास लो इनकम सर्टिफिकेट हो, या कोई ऐसी बैंक स्टेटमेंट हो जो कि डिफाइन करे कि आप की जो इनकम है, फैमिली इनकम है, वो बहुत कम है। और कुछ स्कॉलरशिप्स के लिए आपको मोटिवेशन लेटर लिखना पड़ता है कि भाई आप इस स्कॉलरशिप में क्यों अप्लाई कर रहे हैं और आपको ही क्यों ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाए। उसके बाद फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड उनसे ना होने चाहिए होते हैं, और वेरीफाई ये नहीं होता कि आप नोटराइज करा लो। वेरीफाई अकॉर्डिंग टू, फॉर एग्जांपल अगर आप जर्मन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी जर्मनी की जो एम्बेसी है, ये कॉन्सुलेट है, उधर से वेरिफिकेशन होना चाहिए। और अगर आप इटली की कर रहे हो तो इटालियन कॉन्सुलेट या एम्बेसी से वेरिफिकेशन होगी। एंड आफ्टरवर्ड वीज़ा, वीज़ा की लिस्ट है, मैं सारा नहीं बता सकता, लेकिन आप खुद ही देख सकते हो। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके पास कंडीशनल लेटर या एडमिशन लेटर होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। ये ज़रा प्लीज़ उसके वो बाद रिकॉर्ड करवा देंगे। ये रिकॉर्ड हो रहा है। और ये ना, पासपोर्ट एंड और डोमिसाइल, मैंने बस ये पूछना था, ये वीडियो अगर मतलब ग्रुप में मिल जाएगी, आईपीएस ये आपको लिंक मिल जाएगा आईपीएस के टेक्स्ट में ग्रुप पे। करेंगे। जी जी, आपको मिल जाएगी। चलो अच्छा, ठीक उसके है, बाद ठीक। पासपोर्ट और डोमिसाइल ये ये इस रिक्वायर्ड होती हैं। इसको शेयर करवा दें बस। हाथ काइंडली म्यूट कर दें। अच्छा, उसके बाद आपके पास सीवी और लेटर ऑफ मोटिवेशन जो आपने सबमिट किया हुआ है, कई लाइक जर्मन एम्बेसी रिक्वायर्ड करती हैं इस चीज़ को, तो आपको आपके पास लाजमी होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस है, आइट्स जो कि इंग्लिश मीडियम डिफाइन करता है कि आपको इंग्लिश इतनी आती है कि आप बोल लो और आप लिख सकते हो, सुन सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो इन सारे जो कॉन्वर्सेशन जो आपने स्टडी करना है बाहर जाके। ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अगर कुछ यूनिवर्सिटीज या कुछ कंट्री, सॉरी यूनिवर्सिटी कह गया,
कुछ कंट्रीज जो उनसे वो रिक्वायर करते हैं, फॉर एग्जांपल इटालियन जो उनसे कॉन्सुलेट या एम्बेसी है वो रिक्वायर करती है कि आपके पास ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो। फाइनेंशियल इनकम जैसे आपको मैंने पहले बताया कि बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, फ्लाइट और अकोमोडेशन की रिजर्वेशन होनी चाहिए एज इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म्स और टिकट्स वगैरह कुछ भी, टैक्स रिटर्न्स, प्रूफ ऑफ इनकम, और जर्मन और नॉर्वे के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट है जो कि आजकल अराउंड 10,000 यूरोस के करीब करीब कह लें, वो आपने ट्रांसफ़र करनी होती है टू अ ब्लॉक अकाउंट, और उसकी जो डिटेल्स होती हैं वो आपके पास डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होनी चाहिए, और वो आपने जर्मन और नॉर्वे एम्बेसी के में लेके जानी है। और एक लास्ट चीज़ होती है एप्लीकेंट डिक्लेरेशन, उसमें एक फॉर्म दिया जाता है एम्बेसी में जो कि आप डिक्लेयर करते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा स्पेसिफिक होते हैं। ये मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है जो कि इटली की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उनके साथ मैंने उनके ईयर ऑफ लाइक फाउंडिंग ईयर्स भी लिखती हैं कि कौन कौन से, इटली ऑलमोस्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है कि इनकी यूनिवर्सिटीज़ बहुत पुरानी है। सो ये यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया है, पादुआ है जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, तोरिनो है, और तोरिनो की एक बात यहाँ पे आपके काफ़ी फेलो गए हुए हैं एनिमल फीड के अंदर, फूड सेफ्टी और फीड सेफ्टी के अंदर, अप्लाइड एनिमल साइंसेस के अंदर। सो तोरिनो में काफ़ी जो सी एनिमल साइंस की डिग्री भी है। सो ये एक एज सच लिस्ट है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम आते हैं इटालियन यूनिवर्सिटीज़ के यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स के बारे में कि भाई इटली में स्कॉलरशिप होती किस तरह की। अब एक मैंने मैप सा दिया हुआ। अच्छा, स्कॉलरशिप की टाइप्स होती हैं कुछ। सबसे पहले जिसको हमने फोकस, मतलब जो पाकिस्तानी फोकस करते हैं वो करते हैं फाइनेंस बेस्ड स्कॉलरशिप। उसमें ये होता है कि आपकी जो ईयरली इनकम है वो 6,500 यूरो से कम हो, और वो आप डिफाइंड करो उनकी बैंक स्टेटमेंट में, ये सिंपल इनकम प्रूफ में आप डिफाइन करोगे, और फिर ही आप अप्लाई कर सकते हो इस स्कॉलरशिप के लिए। और पहले मैं बता चुका हूँ कि सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होने चाहिए। सो अगर हम बात करें क्या कहते हैं, जहाँ पे मैं पढ़ा हूँ, मेरा जो रीजन था वेनितो रीजन था, तो यहाँ पे रीजन ऑफ वेनितो स्कॉलरशिप है। ये फाइनेंस बेस्ड स्कॉलरशिप है। डिफरेंट रीजन्स के डिफरेंट नाम है, लेकिन जो इनकम है, जो स्कॉलरशिप बेनिफिट्स हैं, वो सबके सेम। सो आपने डिफाइन करना है, आपने सर्च करना है कि भाई आप किस रीजन में जा रहे हैं, और उस रीजन के हिसाब से ही आप स्कॉलरशिप को आइडेंटिफाई करोगे। फॉर एग्जांपल तोरिनो, अभी किसी ने कमेंट में किया तोरिनो बेस्ट है, तो तोरिनो की जो सी स्कॉलरशिप है वो EDISU स्कॉलरशिप है। नाम डिफरेंट है, बेनिफिट सेम है। थोड़ा सा बेनिफिट्स के बारे में बता दूं, आपको वन डे मील मिलता है, 1 मील अ डे, हाँ 1 मील अ डे शायद, हाँ 1 मील अ डे है। आपकी जो ट्यूशन फी है वो कवर्ड होती है, आपको जो उनसे, और उसके अलावा अकोमोडेशन के चार्जेस रिड्यूस्ड हो जाते हैं 30%, 50%, दैट लिटरली डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटी, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है कि आप किस सब्जेक्ट के, और वहाँ पे उनमें से कितने बच्चों ने अप्लाई किया है। सो इट लिटरली डिपेंड। उसके बाद दूसरी जो स्कॉलरशिप है वो इंटरनेशनल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप होती है। अब ये जो उनकी स्कॉलरशिप होती है ये एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स को मिलती है कि जो टॉपर्स होते हैं पाकिस्तान में, जो कहीं पे जिनके CGPA बहुत है, सिर्फ CGPA की बेस पे नहीं होता, ये थोड़ी सी बेस्ड CV की बेस्ड होती है, थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस होता है, आपने मोटिवेशन कैसे लिखा है, आपका इंटरव्यू कैसा हुआ है, एंड देन आफ्टरवर्ड अलॉन्ग विद द ग्रेड्स आपको एक लिस्टिंग की जाती है कि आप टॉपर हो, और उसके बाद आपको स्कॉलरशिप मिलती है, और इसके लिए आपको सेपरेट अप्लाई नहीं करना पड़ता। डिपार्टमेंटल और इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप्स हैं, ये आफ्टर द टॉपर जो बाकी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एलिजिबल होते हैं एक्सीलेंस स्कॉलरशिप के लिए, उनको डिपार्टमेंटल और इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप दी जाती है। ये प्रिटी क्लियर है। सब्जेक्ट रिलेटेड स्कॉलरशिप, फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ी सी एग्जांपल दे दूं यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ की तरफ से, तो जो मैथ और फिजिक्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है मैथ और फिजिक्स का, तो इनके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको सब्जेक्ट रिलेटेड स्कॉलरशिप मिलती है जो कि गैलीलियो स्कॉलरशिप कहलाती है। द सेम थिंग इज यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया।
उधर फूड के अंदर जो थी एक स्कॉलरशिप है, मुझे नाम भूल गया है, लेकिन वो एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्कॉलरशिप है। और जो लास्ट टाइप है कंट्री स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, वो पैलेस्टाइन, अफगानिस्तान, यूक्रेन आजकल आपको पता है। सो ये उनको स्पेसिफिकली ट्यूशन फी और बाकी जो अलाउंसेस है वो देने के लिए स्कॉलरशिप है। अच्छा, अब आप थोड़ा स्विच करते हैं जर्मनी की तरफ। जर्मनी में ऐसा ट्यूशन फी नहीं है। कुछ लोग कहेंगे नहीं भाई है, अब वो सिर्फ एक प्रोविंस है स्टटगर्ट, उसमें थोड़ी सी फी है ईयरली जो सी ट्यूशन फी, लेकिन उसके अलावा पूरा जर्मनी ऑलमोस्ट विदाउट एनी ट्यूशन फी स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करता है इन द सेंस। और उनकी हर साल या हर सेमेस्टर में कुछ एडमिनिस्ट्रेशन फी होती है, वो अराउंड 230 to 250 यूरो के करीब होती है, जो कि आपको पे करनी है एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन उसके अलावा भी कुछ स्कॉलरशिप ये अलाउ करता है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन डेवलपिंग स्टूडेंट्स को ये फेवर ज़्यादा मिलती है। फॉर एग्जांपल जो सबसे इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप है वो दाद स्कॉलरशिप है, और वो ये बेसिकली मास्टर ऑफ फिलोसफी के जो स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ज़्यादा फोकस किया जाता है। पब्लिक पॉलिसी हो गई, और उसके अलावा गवर्नेंस हो गया, और ये सारी चीज़ें, इसको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया जाता है। और लेकिन एक इसमें रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास ऑलमोस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आप उसके बाद ही आप इस दाद की स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा ये एक और बात यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गया कि ये मास्टर और पीएचडी दोनों के लिए आती है। अलॉन्ग विद दैट ये एक लिस्ट मैंने प्रोवाइड कर दी है, आप देख लीजिएगा, और मैं ये प्रेजेंटेशन हमूद को दे दूंगा, ये अलॉन्ग विद द वीडियो अपलोड कर देगा, ताकि आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन इसमें से ड्राइव करनी है तो वो ले सके। इन एडिशन जो सबसे ज़्यादा फोकस मैं जर्मनी की स्कॉलरशिप को करूँगा वो रिसर्च इंटर्न अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डिपार्टमेंटल और इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप है, सब्जेक्ट रिलेटेड स्कॉलरशिप है, और जो इंटर्नशिप पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में। हर डिपार्टमेंट में जो यूनिवर्सिटी का है उसमें कुछ ना कुछ आपको इंटर्नशिप्स मिलती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, पार्ट टाइम जॉब मिलती हैं, तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हो, और उस पर आप लाइक एज अ स्कॉलरशिप पर्सन लाइक जो कंप्लीट कर सके। मैंने एक एग्जांपल दी है यूनिवर्सिटी ऑफ कील की, आप देख सकते हो कि उनके जो वेब पेज पे ये अपॉर्चुनिटीज दी हुई है कि भाई किसी ने अगर जॉब या इंटर्नशिप करनी है तो वो इस एरिया को क्लिक करता है। और उसके बाद जो सेकंड जॉब पोस्टिंग की रिक्वायरमेंट, आप डिफरेंट सेगमेंट्स देख सकते हो कि क्या सेगमेंट्स हैं और क्या सारी चीज़ें हैं। आप एक्सटर्नल जॉब पोस्टिंग भी देख सकते हो, जो इंटरनली डिपार्टमेंट में है वो भी देख सकते हैं, या कोई बाहर जो अफिलिएट्स जॉब मार्केट प्रोवाइडर होते हैं उनकी भी जॉब है, आप देख सकते हो। सो मैं फोकस इस चीज़ को करता हूँ जर्मनी में, क्योंकि ऐसे स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं है, तो लोग मोस्टली प्रेफर करते हैं कि जो डिपार्टमेंट के अंदर जो स्कॉलरशिप्स आती हैं, जो इंटर्नशिप्स आती हैं या पार्ट टाइम जॉब्स आती हैं, आप उसके लिए अप्लाई करें, और अलोंग विद योर रिसर्च, अलोंग विद योर एजुकेशन आप उसको कंक्लूड कर सकते हैं, आप उसको लेके चल सकते हैं साथ। अच्छा, ये मैंने एक यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बना दी है अलोंग विद द लिंक एवरी, और ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जर्मनी की इन डिफरेंट साइंसेस, लाइक साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, ये सारी फील्ड्स के अंदर जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि TUM है, TUB है, फ्राइबर्ग यूनिवर्सिटी है, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आप ओपन करके, और जो प्रोसेसेस हैं एप्लीकेशन प्रोसेसेस के, सबसे पहले सब्जेक्ट डिफाइन करने हैं, उसके बाद लिस्टिंग करनी है यूनिवर्सिटी की, तो आप इसके अंदर सब्जेक्ट ढूंढ सकते हो, उनकी एप्लीकेशन, उनकी फ्यूचर वर्क, रिसर्च वर्क, ये सारा कुछ, प्रोफेसर्स की लिस्टिंग, सारा कुछ इस यूनिवर्सिटीज में आप देख सकते हैं। तो मैंने एक ओवरऑल आपको लिस्ट कर दिया है, आप थोड़ा सा खुद रिसर्च करके आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आगे आपकी क्या करना है। अब हम थोड़ा सा नॉर्वे की तरफ आते हैं। एक टाइमलाइन से मैंने बनाई है, इन एडिशन टू आप साथ एक मैप देख सकते हो कि ये सारी यूनिवर्सिटीज जो नॉर्वे के अंदर है।
तो जो सबसे पहला प्रोसेस है वो सिंपल वही है कि आपने सब्जेक्ट चूज़ करना है, यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है और उसके बाद एप्लीकेशन करनी है, और एप्लीकेशन का जो पोर्टल है मैंने उसका लिंक ऐड कर दिया होगा। अब इसमें ये होता है कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ इस स्पेसिफिक नॉर्वे में आपके पास 2 से 3 चॉइसेस होती हैं कि आप एक ही यूनिवर्सिटी में 2 से 3 चॉइसेस कर सकते हो, और उसको आप उसी एप्लीकेशन के अंदर, सो आप उस एप्लीकेशन को प्रोसीड करो। उसके बाद एक्सेप्टेंस लिस्ट आती है कि कौन एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं। देन जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि आपको कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है नॉर्वेजियन ब्लॉक अकाउंट्स में, और ये आपको मिल जाते हैं जैसे ही आप नॉर्वे पहुँचते हो। और उसके बाद अकोमोडेशन एप्लीकेशन है, वीज़ा एप्लीकेशन है, और ये जो यूनिवर्सिटी है वो स्टार्ट होती है अगस्त से। आफ्टरवर्ड पीएचडी एप्लीकेशन प्रोसेस, तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी प्रिपरेशन है कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होने चाहिए। मैंने एक डिस्क्रिप्टिव लिस्ट दे दी है कि आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। कुछ एप्लीकेशन जो पीएचडी की हैं वो रिक्वायर करती हैं कि हमें कवर लेटर चाहिए, कुछ एप्लीकेशन जो रिक्वायर करती हैं कि हमें रिसर्च प्रपोजल चाहिए। तो आपको उस एप्लीकेशन को देखते हुए प्रोसीड करना है। और उसके बाद जब आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लिए, सबसे पहले तो आपने सब्जेक्ट रिलेटेड पीएचडी को सर्च करनी है। स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट के अंदर पर्टिकुलर सर्च इंजन्स हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, देख सकते हो, सर्च कर सकते हो। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स का प्रिपेयर करो। आफ्टर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इफ़ यू आर केपेबल, और इफ़ जो आपकी प्रोफाइल है वो मिलती हुई है, जो कि रिक्वायर्ड पीएचडी है या जो प्रोजेक्ट है, चाहे एज अ रिसर्चर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एक इंटरव्यू लिस्टिंग आती है, इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू में जो मैंने आपको कहा था थोड़ा सा डिटेल प्रोसेस में बताऊंगा यहाँ पे है कि जो स्टार्ट होते हैं वो बेसिकली, और इंटरव्यू भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन जो बेसिक इंटरव्यू का मैकेनिज्म है वो यही है कि पहले तो सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है कि आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हो, कुछ टाइम दिया जाता है आपको। और उसके बाद जो आपने मास्टर में जो बेसिक डिस्कशन होती है वो आपके मास्टर की थीसिस की होती है कि आपने कौन कौन सी टेक्निक्स की हैं, उस टेक्निक्स के प्रिंसिपैलिटी, उसकी एप्लीकेशन, आपके मास्टर थीसिस की एप्लीकेशन, और उसके बाद आपकी मोटिवेशन क्या है इस पीएचडी पोजीशन के लिए। उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखे जाते हैं, पर्सनल स्किल्स देखे जाते हैं, और उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कि आपको क्या समझ आई है इस प्रोजेक्ट की, और हम अगर आप डेमो देना चाहें कि आप किस तरह इस प्रोजेक्ट को लेके जाएंगे। तो ये बेसिक इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं। आगे आपकी, अगर आप इस प्रोसेस को कंक्लूड करते हो, पास होते हो, तो आप पीएचडी को एक्सेप्ट करते हैं, और उसके बाद वीज़ा प्रोसेसिंग और माइग्रेशन। अब थोड़ा सा फोकस मैरी क्यूरी का, ये वो है जो कि मैं कह रहा हूँ। और मैं मैरी क्यूरी के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक यूरोपियन इंडस्ट्रियल डॉक्टरेट है जिसमें टोटली आप इंडस्ट्री से रिलेटेड पीएचडी करते हैं, और जो पीएचडी कैंडिडेट होता है वो सिर्फ इंडस्ट्री में ट्रेंड होता है। और एक होती है यूरोपियन जॉइंट डॉक्टरेट, और इसमें होता है कि आप कोलैबोरेशन होती है एकेडमिया की और इंडस्ट्री की टुगेदर। तो और ज़्यादा प्रेफर्ड ये की जाती है यूरोपियन जॉइंट डॉक्टरेट। मैंने मेरी क्यूरी की लिंक ऐड कर दी है, और आप इसमें जॉब देख सकते हो, आप देख सकते हो क्या फंडिंग है, किस प्रोजेक्ट के ऊपर फंडिंग आई है। और अब आगे लोग कहते हैं कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं इस मेरी क्यूरी के अंदर। सो डाइवर्स फील्ड है, अप्लाइड साइंसेज से लेके बायोलॉजिकल साइंसेज हैं, केमिस्ट्री है, एग्रीकल्चर साइंसेज है, फिजिक्स है, मेडिकल साइंसेज है, पॉलिटिकल साइंसेज है। सो डाइवर्स फील्ड्स हैं जिनकी फंडिंग होती है। और जो मैरी क्यूरी है, सबसे पहले तो टॉप रैंक रिसर्च प्रपोजल होते हैं, लाइक यूरोप के जो टॉप रैंक रिसर्च प्रपोजल होते हैं उन्हीं की सबमिशन होती है, और उन्हीं में से जो से सबमिटेड प्रपोजल हैं वो एक्सेप्ट होते हैं। और इस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि 25 डिफरेंट कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, और 2 से 3 इंस्टीट्यूट जो से ना वो पीएचडी प्रपोजल को कंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा था कि मेरी माल्टा में भी अफिलिएटेड है कि लिव इन में, वो इसीलिए क्योंकि ये जो प्रपोजल है वो 3 डिफरेंट
यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट को अकोमोडेट करते हुए सबमिट किया गया। थोड़े से बेनिफिट मैरी क्यूरी के वही हैं कि सैलरीज काफ़ी अच्छी होती हैं, मल्टीपल कंट्रीज में ट्रैवल करने का मौका मिलता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस। डबल बेनिफिट्स हैं, फॉर एग्जांपल आप एज अ स्टूडेंट भी ओके। सो इन एडिशन स्टूडेंटशिप के अलावा आप जो उनसे एज अ रिसर्चर भी अपॉइंट होते हैं उसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के अंदर, तो इसका एक डबल बेनिफिट है। और नेटवर्किंग काफ़ी होती है, फॉर एग्जांपल आप कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग और वेबिनार विद इन द कंसोर्शियम, विद इन द प्रोजेक्ट आप होते हैं। बाकी तो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में आप जा सकते हो, लेकिन विद इन द कंसोर्शियम भी कुछ कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप्स होती हैं। और ट्रैवलिंग की मैंने बात की तो उसमें ये होता है कि मल्टीपल कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल हर प्रोजेक्ट के अंदर ऑलमोस्ट 8 से 10 ट्रेनिंग्स होती हैं 3 साल के अंदर, 3 से 4 साल में। सो 8 से 10 ट्रेनिंग डिफरेंट टॉपिक्स पे, टॉपिक रिलेटेड टू योर रिसर्च इंटरेस्ट ही होता है, रिसर्च प्रपोजल ही होता है। और अप्लाइड रिसर्च होती है, वो रिसर्च जो कि इंडस्ट्रियल यूज भी हो इस चीज़ का। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं मैरी क्यूरी के। अब थोड़ा सा कवर लेटर वगैरह पे हम डिस्कस करते हैं कि भाई इस पोजीशंस को अप्लाई करने के लिए मास्टर एप्लीकेशन हो गई, स्कॉलरशिप हो गया, पीएचडी हो गई, पीएचडी प्रपोजल्स हो गए। भाई हमने सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कवर लेटर है, अलॉन्ग विद द सीवी एंड रेफरेंस लेटर। लेकिन कवर लेटर लिखना कैसे? एक बेसिक सा मैंने डिफाइंड किया हर पैराग्राफ को। ये फाइनल नहीं है, आप इसको चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। लेकिन जो मेरी सजेशन है मेरी तरफ से कि आप हमेशा जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करो कि भाई आप जो सा किस पीएचडी में इंटरेस्टेड हो, ताकि जो पढ़ने वाला है उसे पता लग जाए कि भाई आप किस चीज़ के बारे में अप्लाई कर रहे हैं, किस चीज़ के बारे में ये कवर लेटर आया है, रादर देन आप स्टार्ट कर दें कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ और मैंने ये किया हुआ। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। स्किल्स, अदर स्किल्स, फॉर एग्जांपल आप पर्सनल स्किल्स बता सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स। इट लिटरली डिपेंड्स कि आप के पास क्या स्किल्स हैं। वो एक शॉर्ट वर्जन, ये नहीं कि आपने स्टोरी लिखनी है, शॉर्ट वर्जन कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया, उसमें से मैंने ये टेक्निक सीखी जो कि मेरी रिसर्च स्किल्स हैं। उसके अंदर ही मैं डिफरेंट लैब में काम करता रहा और ये मेरी कोलैबोरेटिव स्किल्स हैं बिटवीन द लैब्स। 2 लाइनों में आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए उनकी आपने हर डिटेल में लिखी, क्योंकि वो सीवी में भी ऐड होती है। तो जो बंदा कवर लेटर पढ़ रहा है उसके पास सीवी भी होती है। सो आप उस चीज़ को जो से सीवी से और कवर लेटर से कोरिलेट कर सकते हैं कि भाई मैंने क्या चीज़ को एलैबोरेट करना है। इट लिटरली डिपेंड्स ऑन यू। थर्ड पैराग्राफ, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट इन सच कि आप किस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं, किस रिसर्च प्रोजेक्ट में अप्लाई करें या किस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें और उसकी मोटिवेशन क्या है बिहाइंड, और आप कैसे उस चीज़ में फिट हो रहे हैं, ये बताना लाजमी है। क्योंकि अक्सर गाल कहते हैं कि भाई मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन क्यों, क्या रीजनिंग है उसके पीछे। तो आपने ये थोड़ा सा बताना है कि मैं रीज़न, मेरी रीज़न क्या है कि भाई मेरे पास रिसर्च स्किल है जो कि आपको इस प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड हो, मेरे पास कोलैबोरेटिव स्किल्स हैं, राइटिंग स्किल है कि मैं रिसर्च पेपर लिख सकता हूँ और ये रिपोर्ट लिख सकता हूँ। और इस प्रोजेक्ट में आउटडोर ही पर्सन चाहिए कि आपको जिसको काफ़ी कंट्रीज कहती हैं, तो मैं अडेप्टेबल हूँ वो सिचुएशन के लिए। तो ये आप चीज़ जो से इस थर्ड पैराग्राफ में लिख सकते हो। उसके बाद जो फोर्थ पैराग्राफ है वो कंक्लूडिंग रिमार्क्स होते हैं कि भाई आई एम काइंड द परफेक्ट कैंडिडेट, क्योंकि मेरे पास ये सारे रिसर्च स्किल्स हैं, सारी स्किल्स हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड हैं इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। अब ये जो सा कवर लेटर होता है वो एक पेज से ज़्यादा प्रोसीड नहीं करता। अक्सर का जो मैंने कवर लेटर जो
दो चीज़ें मैं इम्पोर्टेंट जो सी है मैंने देखी हैं अक्सर औकात जो कि नहीं होती। पहले तो ये कि कवर लेटर हमेशा एक पेज से एक्सीड होता है जो कि नहीं होना चाहिए। ग्रामेटिक्स बहुत होती हैं। काफ़ी सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि ग्रामेटिकल मिस्टेक को ख़त्म करते हैं, तो आप उसको ज़रा चेक कर दीजिएगा। और कई ऐसा होता है कि आप पर्टिकुलर पर्सन को एड्रेस ही नहीं करते या पर्टिकुलर कमेटी को एड्रेस ही नहीं करते। फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया टू whom इट मे कंसर्न एंड देन स्टार्ट, लेकिन उस पीएचडी पोजीशन के ऊपर ये लिखा हुआ है कि आपने इस डॉक्टर को फॉर एग्जांपल डॉक्टर हमूद को सेंड करनी है विया ईमेल, लेकिन आप उसको टू whom इट मे कंसर्न ऐड कर देते हैं। इट इज अ वेरी बैड कवर लेटर और इसका बहुत बैड इफेक्ट होता है जो भी उसको पढ़ता है, क्योंकि वो उससे डायरेक्ट ही आइडेंटिफाई हो जाता है कि भाई ये मेरे लिए नहीं है, और वो कंक्लूडिंग रिमार्क्स अपनी आपके फर्स्ट सेंटेंस से स्टार्ट कर देता है। कवर लेटर के बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है। मुझे पता है कि अक्सर औकात ये होता है कि ये आपके प्रोफेसर ने लिखना होता है, लेकिन कई दफ़ा आपको भी लिखना पड़ता है खुद। तो जो खुद लिखते हैं या अगर कोई आगे प्रोफेसर को थोड़ी सी गाइडेंस देना चाहे तो वो ये कर सकता है। सबसे पहला पैराग्राफ जो है वो किसके बारे में लिख रहे हैं, कौन सी फॉर एग्जांपल कौन सी यूनिवर्सिटी है, मास्टर में आपने अप्लाई और उसकी कर देखो या उस सो फर्स्ट पैराग्राफ में आपने ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें आपने मेंशन करना है एकेडमिक और रिसर्च स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं जो स्टूडेंट है उसकी क्या रिसर्च स्किल है, क्या एकेडमिक स्किल है, आप उसको प्रॉपर डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड पैराग्राफ में पर्सनल स्किल्स इन एडिशन टू आपकी जो स्टूडेंट की प्रोफाइल है, आप उसमें लिख सकते हैं कि भाई ये सिर्फ एकेडमिकली अच्छा नहीं है, ये स्पोर्ट्स में अच्छा है, ये बाकी और काफ़ी चीज़ें जो कि आपकी यूनिवर्सिटी को रिक्वायर्ड हैं, ये उस चीज़ों में अच्छा है, तो ये लिखा जा सकता है, इस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्योंकि प्रोफेसर का राइट होता है वो कैसे अपने आप को डिफाइन करता है, कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करता है। और जो फोर्थ पैराग्राफ है, व्हाई ही विल स्पेसिफिकली फिट ऑन दिस प्रोजेक्ट, कि भाई यही स्पेसिफिक कैंडिडेट मैं रेफर क्यों कर रहा हूँ और क्यों फिट हो रहा है, थोड़ी सी ताकि उस जो आदमी जिस बंदे ने प्रोजेक्ट लिखा है उसे भी पता हो कि हाँ भाई जो रेफर और क्या कितना फिट हो रहा है ये आदमी। तो लास्ट पैराग्राफ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, अक्सर रिकमेंडेशन लेटर में प्रोफेसर की डिटेल ही नहीं होती, तो थोड़े से ये थोड़ा सा देखना पड़ता है कि प्रोफेसर जो कि आपको रेफर कर रहे हैं उसकी डिटेल हो। जो आजकल प्रेफर किया जाता है कि प्रोफेसर की ईमेल सेंड कर दी जाए, और उसके अलावा जो से रेफरेंस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ऑलमोस्ट एक पेज से एक्सीड ना हो, क्योंकि आप जितनी एग्जैजरेशन करेंगे उतना चांसेस कम होते हैं आपकी उस एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करना। और तीसरी जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझता हूँ कि जो आपका रेफरर है वो एक अच्छी पोजीशन पे हो। फॉर एग्जांपल कोई एक लेक्चरर है, उससे बेहतर है अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर से या असिस्टेंट प्रोफेसर से एक आप रिकमेंडेशन लेटर लेते हो, उसकी एक वर्थ होती है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हम सबको अहमद भाई सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, मैं बस ये बता दूं मुझे नोटिफिकेशन मिला है कि 10 मिनट तक शायद आपकी कॉल एंड हो जाए। आई थिंक इन्होंने न्यू रेस्ट्रिक्शन पे 1 घंटे तक कॉल रह सकती है सिर्फ, तो शायद दोबारा ज्वाइन करना पड़े सभी को, तो बस ये सही। बताना चाहता था वो दोबारा ज्वाइन कर अच्छा, जी चलें कर अगर तो आप ओके, शायद आप मुझे होस्ट बनाओ, शायद थोड़ा सा क्योंकि मेरे पास शायद ऑफिशियल है इसकी। एनीवेज ठीक है, हम दोबारा ज्वाइन कर लेंगे आफ्टरवर्ड क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। तो अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और लेटर ऑफ मोटिवेशन, अक्सर औकात लोगों को इसमें डिफरेंस नहीं पता, तो मैंने एक बहुत पिन पॉइंट और जनरलाइज टेबल में बता दिया कि भाई स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है, लेटर ऑफ मोटिवेशन क्या है।
जो एक जर्नल स्टेटमेंट हो वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, या और लेटर ऑफ मोटिवेशन अगर आपने सिंपल लैंग्वेज में समझना है एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है. फॉर एग्जांपल कवर लेटर इज समहाउ एन एक्सटेंड ऑफ लेटर ऑफ मोटिवेशन कंपेयर्ड टू स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. थोड़ा सा बाकी आप इस चीज को खुद ही पढ़ लीजिएगा. जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो किन चीज़ों पे बेस है. सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन, ये मैंने एक पॉइंट्स लिखे हैं, आप इस पॉइंट्स को देखिएगा. इंट्रोडक्शन होता है, बैकग्राउंड होता है, आप इस स्पेसिफिक कोर्स स्कॉलरशिप में क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपके करियर के गोल क्या हैं, जो पहले थे या आगे हैं वो टोटली आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो. क्यों आपने इस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी को डिपार्टमेंट को चूज किया है, और एट द एंड पे आपने कंक्लूजन देना है कि भाई मैं ये सारी चीजें होने की वजह से मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ. तो ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है. और एक अच्छा लास्ट चीज, ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट करके बिफोर द मीटिंग एंड हम उसको कंक्लूड कर देंगे. मैं अपनी प्रेजेंटेशन को कंक्लूड कर दूंगा और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे. सीवी, सीवी के जो की पॉइंट्स हैं जो कि आपके पास लाजमी होने, आपकी सीवी में लाजमी होने चाहिए, वो ये है कि भाई कांटेक्ट और आपका नाम. अक्सर औकात नाम लिखा होता है, आपकी कोई डिटेल्स नहीं होती कि आपको कैसे रीच किया जाए. तो रीच करने के लिए ईमेल या आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए. मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एक सीवी ऐड कर दी है, आप इसे देख लीजिएगा. उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी एजुकेशन, रिसर्च एक्सपीरियंस, ये लाजमी है. और इसकी थोड़ी सी आप डिटेल ऐड कर सकते हैं कि भाई मैंने यहाँ पे रिसर्च किया है, प्रोजेक्ट किया है और उसमें ये टेक्निक्स हैं, और इसका आपको बेनिफिट होगा कवर लेटर में. अगर आप उसमें थोड़ी सी डिटेल ऐड करते हो और इसमें आप ज़्यादा डिटेल्स के साथ, तो एक इकट्ठी चीज़ों को जब एक आदमी प्रोजेक्ट जो जिसका प्रपोजल होता है वो देखता है, तो इट वर्थ इट, इट इम्प्रूव योर चांसेस कि आप एक्सेप्ट हो जाओ. उसके बाद एक्सपीरियंस के बाद पब्लिकेशंस हैं, अगर आपने कोई फंडिंग या अवार्ड्स लिए हुए हैं वो, कोई प्रोफेशनल सोसाइटी मेंबरशिप है, कोई ऑनर्स हैं, तो आप वो कर सकते हैं. और एट द एंड रेफरेंस प्रेफर ये किया जाता है मास्टर और पीएचडी एप्लीकेशन के लिए कि आपके पास यूरोपास सीवी हो, और उसका मैंने लिंक इसके अंदर प्रेजेंटेशन के अंदर ऐड कर दिया. तो यूरोपास सीवी ज़्यादा मुश्किल नहीं है बनाने के लिए, आपको सिर्फ अकाउंट बनाना पड़ता है. एंड देन आफ्टरवर्ड आप एक डिफाइंड ऑर्गेनाइज सीवी बन जाती है. अच्छा, ये कुछ मैंने सर्च इंजन दिए हैं, पीएचडी सर्च इंजन, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और अक्सर औकात काफ़ी ज़्यादा पीएचडी जो फंडेड पीएचडीज हैं वो इसमें मिल जाती है. फॉर एग्जांपल जो कि मैं जिस चीज़ को मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करूँगा वो मेरी क्यूरी के प्रोजेक्ट्स हैं. आप इसको देख सकते हैं, और इसके अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मल्टीपल फील्ड्स हैं, जिसमें आप पीएचडी जो से सर्च कर सकते हैं कि भाई कौन सी फंडेड पीएचडीज अवेलेबल हैं, कब अवेलेबल हैं, और आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं. एकेडमिक पोजीशंस हैं, रिसर्च गेट है, जॉब नॉर्वे स्पेसिफिकली नॉर्वे के लिए है. दाद जो कि राइट साइड कॉर्नर पे है, ये स्पेसिफिकली जर्मनी के लिए, कि जर्मनी की जितनी भी पीएचडी स्टडीज़ हैं आप उसकी स्कॉलरशिप के लिए या फंडेड पीएचडी जो है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो. तो ये एक डिटेल है. थैंक यू. और ये मेरी थोड़ी सी जो सी ईमेल है, थोड़े सोशल हैंडल्स हैं, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उधर कनेक्ट हो सकते हैं मेरे से. और उसके बाद मैं इसको ख़त्म करने से पहले, मतलब अगर हम दोबारा ज्वाइन होते हैं तो मैं एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहूँगा कि पीएचडी एप्लीकेशन कैसे सर्च करते हैं. तो जो कि पीएचडी के लिए बैठना चाह रहे हैं तो वो थोड़ा सा बैठिएगा, हम एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे एंड देन आफ्टरवर्ड क्वेश्चन सेशन. जी अहमद. जी बहुत शुक्रिया अहमद भाई. अब 1 मिनट बस रह गया, आई थिंक ये खुद ही वीडियो एंड हो जाएगी. तो सेम लिंक जो है वही यूज़ कीजिएगा जो सेंड किया है, उसी के ज़रिए दोबारा आप ज्वाइन कर सकते हैं.